तारीख 21 नवंबर 2024। जगह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का कुर्रम जिला। यहाँ शिया और सुन्नी की आबादी लगभग बराबर है। 21 नवंबर के रोज यहाँ शिया यात्रियों का एक काफिला सफर कर रहा था। इसमें तकरीबन 200 गाड़ियां शामिल थी। काफिला अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला था, पर इससे पहले गाड़ियों को एक सुन्नी बाहुल तहसील से गुजरना था। जैसे ही गाड़ियां यहां पहुंची, 4 बंदूकधारी अचानक आए और काफिले पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। खबर यह भी चली कि कुछ और लोगों ने खेतों से छिपकर शिया काफिले पर हमला किया। 21 नवंबर को हुए इस हमले में 50 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हुए। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। ये तो एक बड़े विवाद की शुरुआत थी। इस हमले ने शिया समुदाय के अंदर नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने बदला लेने के लिए सुन्नी बहुल इलाके में हमले किए। फिर क्या था, अगले 3 दिन यहां सिविल वॉर जैसा हाल रहा। बड़ी बंदूक, बम और यहां तक कि रॉकेट तक के इस्तेमाल की खबर आई। लोग नंगे पैर अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग निकल पड़े। हमलों में सुन्नी और शियाओं दोनों के लगभग 300 घर और 200 दुकानें तबाह हुई और 64 लोगों की जान गई। वाकई किस कलम मतलब दरेजो या दो फायरिंग शुरू करलू मुमांस की निमु मख्ता गोड़ी ना का सोन कुशवाल जेड़ा के और सरावी मतलब कुम कोर बम बंदिया जेड़ा के लगा उलीवा मग कोर बम खोकी मुतोश वालू गरता वखतलू पुलिस मुवाली दुमु पुलिस तलसुनास पुलिस की मुनी पुलिस आ फायरिंग शुरू मु अगना बात एव कमरता मजोनु गुरजालो करे कि वो गुरजालो। फिर आई 24 नवंबर की तारीख। सरकार की मदद से दोनों पक्षों के बीच 7 दिनों का संघर्ष विराम करवाया गया। दोनों पक्ष मारे गए लोगों की लाश और कैदियों की अदला बदली पर भी सहमत हुए, पर जानकार इसे तूफान से पहले की शांति बता रहे हैं। कुछ का मानना है कि कुर्रम के हालात एक प्रेशर कुकर जैसे हैं, जो लगातार गर्म किया जा रहा है, पर उसमें सीटी नहीं आ रही, इसलिए उसके कभी भी फटने की आशंका है। तो आज के शो में हम समझेंगे पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद की पूरी कहानी क्या है, पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद का इतिहास क्या रहा है और युद्ध विराम से क्या असर पड़ने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा पाकिस्तान के कुर्रम में हुए शिया सुन्नी विवाद की। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। यहाँ की 10 से 15% आबादी शिया है और 80% से ज्यादा यहाँ सुन्नी मुसलमान रहते हैं। अब शिया और सुन्नी क्या है, पहले ब्रीफ में ये समझ लीजिए, फिर आगे की कहानी बताएंगे। ये 2 धड़े इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के दुनिया के कूच के बाद से ही बन गए थे। उनकी मौत के बाद विवाद पैदा हो गया कि इस्लाम की बागडोर अब कौन संभालेगा, कौन होगा जो मुसलमानों का नेतृत्व करेगा। मुसलमानों के एक धड़े ने अबू बकर को पहला खलीफा माना, फिर उमर उस्मान और फिर अली खलीफा बन गए, जबकि एक धड़ा कहता है कि हजरत अली को पहला खलीफा होना था। जो पहले 3 खलीफा बने वो गलत तरीके से बने। अली को समर्थन देने वाले गुट को आगे चलकर शिया कहा जाने लगा और जो खिलाफत के इस ऑर्डर को गलत नहीं समझते थे वो सुन्नी कहे जाने लगे। शियाओं ने हजरत अली को अपना पहला इमाम माना। खिलाफत की जगह शियाओं ने इमामत ले ली और फिर इसी तरह शियाओं के 12 इमाम हुए। पहले अली, दूसरे अली के बेटे हसन, तीसरे हुसैन अली के दूसरे बेटे थे। इन सबको सुन्नी भी मानते हैं, लेकिन खिलाफत और इमामत के विवाद में सुन्नी और शिया में मतभेद हो गया। इसके अलावा इक्का दुक्का और मतभेद हैं दोनों के बीच, जैसे नमाज अदा करने का तरीका, मुहर्रम में मातम। पर इसके अलावा दोनों की मान्यता, जैसे एक कुरान, एक अल्लाह, मोहम्मद को पैगंबर मानना, सब एक सा ही है। हमने इस फर्क को समझने के लिए इस्लामिक मामलों के जानकार मुहिउद्दीन गाजी से पूछा कि शिया और सुन्नी में आखिर फर्क क्या है। शिया और सुन्नी ये 2 ग्रुप हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुपों के बीच में कॉमन ग्राउंड बहुत बड़ा है। कॉमन चीजें बहुत ज्यादा हैं और बहुत अहम हैं, जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों का अल्लाह के एक होने पर ईमान है, दोनों का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर होने पर ईमान है, और दोनों का इस दुनिया के बाद जो आखिरत आने वाली है उस पर ईमान है।
दोनों ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से दोनों ही मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता फ़र्क यहाँ पर है कि एक तो फ़र्क शरीयत के रेफरेंस पॉइंट को लेकर है कि सुन्नियों के यहाँ शरीयत का जो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से कि आप शरीयत की गाइडेंस लेंगे वो कुरान मजीद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शियों के यहाँ इसमें एक तीसरा पॉइंट भी है और वो है अहले बैत, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था जो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रास्ते से आगे बढ़ा, तो उसको भी वो शरीयत का एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। इसके अलावा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। वो ये है कि शियों का ये ख्याल है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका जो आगे की जो जनरेशन थी, उनकी जो नस्ल थी, उसको गोया कि उसके साथ जुल्म हुआ है और उनको जो हक़ मिलना चाहिए था इस उम्मत की इमामत का, वो हक़ नहीं मिला है। इसकी वजह से वो एक तो जहाँ तक अहले बैत से मोहब्बत की बात है, मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन वो अहले बैत के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनसे कुछ शिया या बाद शिया हजरात जो हैं उनसे अपने बुग़्ज़ का या अपनी नफ़रत का इजहार भी करते हैं, जिसको तबर्रा कहा जाता है, और इससे जो है तनाव और टेंशन बढ़ता है। इसके अलावा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों के बीच में। अगर कोशिश की जाए, डायलॉग से बात की जाए, गुफ्तगू की जाए, तो इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है कि जो कॉमन ग्राउंड है बहुत बड़ा, जो कॉमन चीज़ें जो बहुत अहम है, उनकी बुनियाद पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। पुरानी चीज़ें जिनको अभी तक लोग लेकर ढो रहे हैं और उसकी बुनियाद पर गोया कि एक तरह से एक नफ़रत का माहौल बन जाता है, तनाव का माहौल बन जाता है, उन पुरानी चीज़ों को जो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हैं उनको अगर हम इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज कर दें और उनका मामला अल्लाह के हवाले करें, तो हमें उम्मीद है कि कॉमन ग्राउंड की बुनियाद पर दोनों बहुत करीब आ सकते हैं। आपने शिया सुन्नी का फर्क समझ लिया। अब कुर्रम में हुए विवाद की चर्चा कर लेते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया, पाकिस्तान में शियाओं की आबादी 15% से भी कम है। दोनों साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़िलों में सुन्नी आबादी की बहुलता है। चंद ज़िले ऐसे हैं जहां सुन्नी और शिया आबादी बराबर है। ऐसा ही ज़िला है कुर्रम। 2018 के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक इस ज़िले की 45% आबादी शिया है। दोनों आबादी के दबदबे की वजह से इस इलाके में शिया सुन्नी विवाद होता आया है। 1938 में अविभाज्य भारत के लखनऊ में शिया और सुन्नी आबादी के बीच विवाद हुआ। इसकी आंच कुर्रम भी पहुंची। 1966 में यहां दोबारा शिया सुन्नी भिड़े। इस साल शियाओं के मुहर्रम के जुलूस में किसी ने हमला कर दिया था। इसके बाद सुन्नियों के साथ शियाओं की लड़ाई शुरू हुई। 1971 में सुन्नियों की जामा मस्जिद बनाने के समय विवाद हुआ। इसके बाद कुर्रम में शिया सुन्नी दंगे हुए। पर पाकिस्तान के इस इलाके में शिया सुन्नी विवाद ज़्यादा क्यों होते हैं? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, कुर्रम की लोकेशन। कुर्रम की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इसका पूर्वी हिस्सा अफगान प्रांत लोगर, पक्तिया, खोस्त और नांगहार से सटा हुआ है। इसके पश्चिम में 192 किलोमीटर लंबी डूरंग रेखा पर कई सीमा क्रॉसिंग है। अफगानिस्तान में बरसों से तालिबान का प्रभाव रहा है। तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है। जानकार मानते हैं कि अफगानिस्तान के रास्ते सुन्नी कट्टरपंथी शियाओं की हत्या में शामिल हो सकते हैं। कारण नंबर 2, जमीनी विवाद। यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जिसका मालिकाना हक तय नहीं हो पाया है। शिया और सुन्नी दोनों समुदाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में उनके बाप दादाओं ने रिश्वत के जरिए जमीन अपने नाम करा ली। ये लड़ाई आज तक चल रही है। दोनों समुदाय अलग अलग जमीनों पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। पाकिस्तान सरकार ने इसके लिए एक अलग सरकारी कमीशन भी बनाया था, लेकिन उससे भी मामला नहीं सुलझा। हालिया विवाद की एक बड़ी वजह ये भी है। और तीसरा कारण है टीटीपी और अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का बढ़ता प्रभाव। हालिया समय में पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का प्रभाव बढ़ा है। कई आतंकी हमलों में उसका नाम आया है। आरोप है कि टीटीपी कुर्रम में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। वो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की मदद से शिया मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। इन संगठनों को यहाँ छिपने के लिए आसान जगह मिल जाती है। वो कुर्रम की पहाड़ियों में अपने अड्डे बनाकर रहते हैं। और कारण नंबर 4 है इतिहास। कुर्रम में शिया सुन्नी विवाद की एक कड़ी इतिहास से भी जुड़ती है। कैसे? 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। आयतुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर बने। ईरान अब इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था। पाकिस्तान के पड़ोस में एक इस्लामिक मुल्क फिर से जन्म ले रहा था। यहाँ शिया मुसलमानों को दबदबा था, इसलिए इसका असर कुर्रम में भी पड़ा। यहाँ भी लोग ईरान और सऊदी अरब के खेमे में बढ़ गए।
इस वजह से भी चंद एक झड़प हुई है इस जिले में। इसके अलावा 1979-89 तक सोवियत अफगान वॉर चला। ग्लोबल जिहाद का नारा दिया गया। दुनिया भर से मुसलमानों से लड़ने के लिए कहा गया। जो आते उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती, फिर कुर्रम के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जाता। इस तरह कुर्रम इस जंग के दौरान लॉन्चिंग पैड की भूमिका में रहा। इससे कई सशस्त्र समूहों को यहाँ उदय मिला, मतलब उनका उदय यहाँ पर हुआ। जियाउल हक को भी कुर्रम की खराब स्थिति का जिम्मेदार बताया जाता है। उन्होंने पूरे मुल्क का इस्लामीकरण किया। वो एक सुन्नी मुसलमान थे। आरोप है कि कुर्रम के शियाओं को कमजोर करने के लिए उन्होंने यहाँ अफगानिस्तान से आए सुन्नी शरणार्थियों को बसाया। इन्हीं वजहों से ये इलाका शिया सुन्नी झड़प का केंद्र बन गया। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2007 से 2011 के बीच पाकिस्तान में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए और हजारों लोग विस्थापित हुए। हालिया झड़प पर किसने क्या कहा, आइए ये जानते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हमले की निंदा की। मैं इस हमले के पीड़ितों, परिवारों, पाकिस्तान सरकार और राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आतंकवाद की हर एक शक्ल की निंदा की जानी चाहिए। ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा और उस इलाके में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को गंभीरता से लेगा। अब बढ़ते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने पाकिस्तान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार एजाज सैयद से पूछा, कुर्रम में शिया सुन्नी विवाद की लंबी तारीख रही है, यहाँ इतने विवाद आखिर क्यों होते हैं? जी, कुर्रम एजेंसी पाकिस्तान के लिए इस एतबार से लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है और ये आज का नहीं, ये बड़ा पुराना है, काफ़ी सालों का ये है। अगर आप इसकी तारीख देखें और इसकी लोकेशन देखें तो आपको बात थोड़ी सी समझ में आएगी। पहली बात तो ये है कि कुर्रम एजेंसी लोकेटेड है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। यहाँ पर दो जो बड़े फ़िरके हैं यानी कि शिया और सुन्नी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों के दरमियान ज़मीन का एक तनाज़ा है जो कि काफ़ी अरसे से एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दोनों अतराफ़ के सैकड़ों अफराद वो मारे जा चुके हैं। एक तो ज़मीन का तनाज़ा है, दूसरा बन गया शिया सुन्नी तनाज़ा और तीसरा जो अफ़गानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इसमें एक रोल प्ले करता रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो मिलिटेंट्स थे या मिलिटेंट्स हैं वो ज़्यादातर देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो यहाँ पर पारा चिनार में शिया आबादी बहुत ज़्यादा है और पारा चिनार कुर्रम एजेंसी के अंदर वो एक इलाका है जिससे अफ़गानिस्तान के 3 कम अज़ कम सूबे जो हैं वो लगते हैं, पख्तिया, पख्तिका और खोस्त। तो जब भी मिलिटेंट्स की मूवमेंट हुई है माजी में दूसरी जगहों पर चैलेंज बना है तो उन्होंने ये रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर भी इस वजह से बड़े मसाइल हुए हैं। कुर्रम में जमीनी विवाद भी यहाँ की हिंसा की एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान की सरकार यहाँ का जमीनी विवाद अभी तक क्यों नहीं सुलझा पाई है? जी, हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मामले पर इसलिए कोई बड़ा कलीदी किरदार अदा नहीं कर पाई कि माजी में जो अगर आप बात करें वॉर ऑन टेरर के दिनों की बात करें या उससे पहले सोवियत वार जो थी उसकी बात करें तो उस दौरान पाकिस्तान को जो यहाँ के इस इलाके की बड़ी ज़रूरत रही है। जो मिलिटेंट्स हैं, आपको पता है कि जब अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था तो मिलिटेंट्स की मूवमेंट करनी होती थी तो वो इन्हीं इलाकों में से की जाती थी। तो यहाँ पर जो लोकल अरेंजमेंट्स थे या लोकल जिसे कह लें कि क्रिमिनल एलिमेंट्स भी थे, तो उनके साथ भी मामलात किए जाते थे जिनकी वजह से ये जो मिलिटेंट्स हैं ये आते जाते थे। तो एक वजह तो ये थी कि जो एक इंटरनेशनल वजह थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर जारी थी और इसलिए इस इलाके की ज़रूरत थी और इस इलाके में शिया आबादी ज़्यादा है, साथ ही साथ के इलाकों में सुन्नी आबादी भी ज़्यादा है। तो इन इलाकों को यानी कि शिया आबादी के हामिल इलाकों को भी और सुन्नी आबादी के हामिल इलाकों को भी इस्तेमाल किया जाता था। तो जब वो इस्तेमाल किया जाता था तो उसमें जो मुकामी लोग थे जो मावनत करते थे तो उन को मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दी जाती थी मिलिटेंट्स की तरफ से, अस्करियत पसंदों की तरफ से, और वो जो फैसिलिटीज़ मिलती थी मिलिटेंट्स और अस्करियत पसंदों की तरफ से वो उनकी पावर में इजाफा करती थी। तो ये वजह बनी कि यहाँ पर जो लोकल मिलिटेंट हैं वो बड़े मजबूत हुए क्योंकि उनको जो रीजनल मिलिटेंट है उनकी एक पावर या मदद हासिल रही है। तो इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान के पास क्वेश्चन बड़ा कम रह गया क्योंकि किसी ज़माने में हुकूमत पाकिस्तान भी अमेरिका की मदद से या अमेरिका की ख्वाहिश पर
अफगानिस्तान में अपना एक रोल प्ले करती रही। कुर्रम में शिया सुन्नी के बीच संघर्ष विराम हुआ है, ये कितना कारगर साबित होगा? हालिया जो सीज फायर है वो बहुत लंबा देर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो बेसिक मसला है शिया सुन्नी के दरमियान वो हल नहीं हुआ। हालिया जो खबरें आई हैं उसमें आपको पता है कि एक कारवान के ऊपर अटैक हुआ है, और उस अटैक के जवाब में भी एक गांव में बगन के इलाके में अटैक किया गया है। इस अटैक के बाद दोनों तरफ से तकरीबन 75 जो लोग हैं वो मारे गए हैं। ज़ाहिर गवर्नमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसने रोल प्ले किया है, हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने रोल प्ले किया है, लेकिन ये वक्ती है। जब तक बुनियादी इश्यूज तय नहीं कर लिए जाते, यानी कि ज़मीन का मामला वहाँ पर तय नहीं कर लिया जाता, और बाकी दीगर छोटे छोटे इश्यूज हैं, रस्ते का मामला है, रोड का मामला है, रोड पर सिक्योरिटी का मामला है, उनको इंश्योर नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं हो सकता। और एक और बहुत बड़ी बात ये हो गई है कि यहाँ पर अब इंटरनेशनल जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेंड लोग वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी रियासत जब तक बेखकनी नहीं करेगी ये मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद की क्या तारीख रही है? जी, पाकिस्तान में शिया सुन्नी तसादम का ज्यादा मरकज जो है वो पंजाब और सिंध रहा है, लेकिन पंजाब में हालिया सालों में, बल्कि गुज़िश्ता कुछ सालों में पाकिस्तान ने शिया सुन्नी तनाज़े के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है। पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर एक दूसरे को कत्ल करने वाली शिया सुन्नी तंजीमों के खिलाफ। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये मामला अभी मौजूद है, और उसकी डोमेस्टिक वजह होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर वजह भी है, और वो अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान में ये मसला ज़रूर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस मसले का जो अरूज है वो 90s था। 90s के बाद आपको पता है वॉर ऑन टेरर 20s में शुरू हुई, और उसमें जो लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, सुन्नी लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने एक यानी कि अलकायदा का साथ दिया या कुछ और जमातों का साथ दिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी काउंटर टेररिज्म के मेजर्स दिए जो बड़े सक्सेसफुल हुए। अब अगर आप चले जाएं पंजाब में या सिंध में, वहां पर शिया सुन्नी तनाज़ा आपको इतना नजर नहीं आता, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में, पर्टिकुलरली कुर्रम एजेंसी में, पारा चनार में ये मसला भी है, जिसकी वजह मैंने आपको बता दी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली सुर्खी में मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के सीनियर एडवाइजर अली लारिजानी ने इजराइल को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान 26 अक्टूबर के इजरायली हमले का जवाब देने के लिए प्लानिंग कर रहा है। ये बयान उन्होंने ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में दिया। दरअसल 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान में अलग अलग जगहों पर हवाई हमले किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ईरान के मिलिट्री एसेट्स और रूस निर्मित S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और ईरानी मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा। जानकारों का मानना है कि इस हमले के बाद ईरान को अपने एयर डिफेंस को बहाल करने में 1 साल तक का समय लग सकता है। उस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि यह कार्रवाई ईरान के 1 अक्टूबर वाले मिसाइल हमले के जवाब में की गई है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी, जिसे आप जानते हैं, और इसे इस्माइल हानिये और हसन नसरल्ला की हत्या का बदला बताया गया था। 1 अक्टूबर के बाद दुनिया इजराइल के जवाब के अंदेशे लगा रही थी। फिर 26 अक्टूबर को इजराइल ने अपना बदला पूरा किया। अब अली लारिजानी के बयान के बाद ईरान की ओर से जवाबी हमले के अंदेशों को मजबूती मिली है। अब आज की दूसरी सुर्खी का रुख करते हैं, जो COP29 से जुड़ी है। COP29 यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट के मुद्दे पर 29वीं बैठक है। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस वक्त COP में कुल 198 पार्टीज शामिल है। COP की पहली बैठक मार्च 1995 में हुई थी। इस बार की मीटिंग अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रही है। इस बार की मीटिंग में फैसला लिया गया कि विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों को 2035 तक हर साल 25 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। माने सभी देशों से पैसा लेकर पर्यावरण के लिए खर्चा किया जाएगा। लेकिन भारत ने इस समझौते को खारिज कर दिया। इसके अलावा कई देश इस डील से नाखुश हैं। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही चांदनी रैना ने कहा, यह समझौता एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। That this document is nothing more than an optical illusion. This, in our opinion, will not address the enormity of the challenge we all face. Therefore,
We oppose the adoption of this document. We oppose the adoption of this document. India opposes the adoption of this document, and please take note and regard of what we have just said from the floor of this room. ये पैसे किस काम में लाए जाएंगे? इन पैसों से विकासशील देशों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए तैयार रहने और इससे और ज्यादा बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। इसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करने और क्लीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ाने की लागत शामिल है। इससे देशों को एयर और सोलर एनर्जी जैसी तकनीक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा बनाने में आसानी होगी। इस बार के समिट में क्या खास था, मतलब ये किस वजह से खास थी? इस बार की समिट एक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण का दौर चल रहा है। आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन को एक धोखा बताते हैं और वो अमेरिका को इस तरह के वादों से बाहर ले जाने की बात करते हैं। ऐसे में विकासशील देशों के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। इन फैसलों पर आप क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट में बताइएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।